नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 24 है ना फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम है। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त होती है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर उपलब्ध हो गया हूँ। ये पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आप ये हाथ का निशान देख रहे हैं, ये हाथ के निशान के सामने जो चीज लिखा है एक क्वेश्चन का आंसर है, फिर यहाँ पे कई क्वेश्चन के आंसर है। तो इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में हूबहू दिखेंगे, न पढ़ने का काम न छांटने का काम, सीधे जो है आप देखिए और एग्जाम में जाके टिक करके आइए, एकदम सही होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी एग्जाम देना है एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर कवर करेंगे, है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन किस त्योहार के उपलक्ष्य में किया जाता है। अब मैं ये कहना छोड़ दिया हूं कि मैं जो है पढ़ाया जो है और सब आए, क्योंकि ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं पढ़ाया हूं। तो कितनी बार एक ही बात को रिपीट करो, खुद ही मुंह को खराब लग रहा है ये बात, है ना। आप लोग नहीं पढ़ेंगे बात अलग है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन किस त्योहार के उपलक्ष्य में होती है, तो पोंगल में। सब दिन बताते आए हैं कि पोंगल का अर्थ होता है उबालना, है ना, उबालना। उफान शब्द होता है इसका, जैसे हिंदी में उफान होता है लहर, उस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है तमिल भाषा में, और इसका मतलब होता है उबालना, उबालने से संबंधित, ठीक है। पोंगल, पोंगल जो है कितने दिन तक होती है, 4 दिन तक होती है। और उन चारों दिनों को क्या कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया हूं। मट्टू पोंगल, भोगी पोंगल, कन्नुम पोंगल, इस प्रकार से। इसके अलावा ये जो पोंगल है ये किस समय किया जाता है इंडिया के अंदर, तो मकर संक्रांति के समय किया जाता है आपका, कहां पे, तमिलनाडु के अंदर। और इसी पोंगल के जो उपलक्ष्य में आपका आयोजन किया जाता है लाइक एक खेल के जैसा, ये क्या है, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कोई त्योहार नहीं है, एक खेल के जैसा होता है कि सांड को जो है बेकाबू कर दिया जाता है, फिर उसे पकड़ते हैं और जो पकड़ लेते हैं उनको प्राइज दिया जाता है। यहां तक मैं सुना हूं कि बहुत ज्यादा गोल्ड दांव पे लगे होते हैं इस खेल में, जो भी सांड को पकड़ते हैं, ठीक है। अब कितना सच्चाई इस बात में है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये पोंगल है भैया आपका। पोंगल तमिलनाडु में 4 दिनों तक की जाती है, मकर संक्रांति के समय होती है। और मकर संक्रांति का डेट फिक्स होता है बंधु 14 या 15 जनवरी को होता है। इंडिया के कोने कोने में मकर संक्रांति होता है, जिसको मैं इस क्वेश्चन के नीचे देखूंगा, ठीक है भाई। इनके अलावा पोंगल त्योहार के अवसर पे ही जल्लीकट्टू एक प्रकार का बैलों की रेस या सांडों की रेस खेल कह सकते हैं। पोंगल का शाब्दिक अर्थ उबालना है। थवल चुंगवा नृत्य जो है ये मणिपुर की जो याओसांग फेस्टिवल है, जो मणिपुर की होली जैसा फेस्टिवल है, इसके उपलक्ष्य में करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका घूमर नृत्य है ये आपका राजस्थान में गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे जो है करा जाता है घूमर नृत्य, है ना। अब भाई इस फेस्टिवल के अवसर पे होता है घूमर, तो इसका मतलब कि दूसरे दिन घूमर बिल्कुल ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जहां जो चीज प्रचलन में हो शादी विवाह में भी हो जाता है, ठीक है भाई। तो गणगौर में आपका घूमर बेसिकली होती है। और घूमर किस जनजाति की महिलाओं ने शुरू की थी, तो ये भी बता रखे हैं, भील जनजाति। और किस देवी की उस समय पूजा होती थी, तो सरस्वती देवी की पूजा होती थी उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन वर्तमान में इसमें देवी गौरी की भी पूजा होती है। और बतुकम्मा जो है ना तेलंगाना का, उसमें भी आपका जो है भैया आना बतुकुम्मा, इसमें भी देवी गौरी की ही पूजा होती है। और तेलंगाना का एक और प्रसिद्ध है बोनालू, इसमें देवी काली की पूजा होती है, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे, मैं कहीं से कहीं तक जाऊंगा ये आप जानते होंगे, है ना। तो ये आपका मकर संक्रांति का लिस्ट आ गया है, कहां पे कौन से जो है नाम से मकर संक्रांति होता है आप यहां पे देख सकते हैं। कर्नाटक में इसे मकर बिलक्कू कहते हैं, सॉरी केरला में मकर बिलक्कू कहते हैं, कर्नाटक में इसे मकर संक्रमा कहते हैं, ठीक है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु में यहाँ पोंगल नीचे दिख रहा होगा, PONGL मुझे दिख रहा है ना, पोंगल कहते हैं। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र इस समय मकर संक्रांति ही कह लेते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति ही कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, है ना। मकर संक्रांति के त्योहार है ना, कि इंडिया के अलग अलग राज्यों में इनके कौन कौन से नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो माघ साजी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है। असम में जाएंगे तो माघी बिहू कहा जाता है, आप जानते हैं। असम में 3 प्रकार की बिहू होती है, एक आपका अक्टूबर में होता है, एक आपका जनवरी में होता है और एक आपका अप्रैल में होता है। तीनों के अलग अलग नाम है। पंजाब में जाएंगे तो मकर संक्रांति के फेस्टिवल को लोहड़ी कह देते हैं, ठीक है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसी चीज से आप नव वर्ष को रिलेट कर लेना। तमिलनाडु में नव वर्ष को पोटांडु कहते हैं या पोतंदु कहते हैं। केरल में नव वर्ष के विशु कहते हैं, विशु तो खेल होता है, इसे विशु कहते हैं, वुसु खेल होता है, ठीक है। वुसु एक प्रकार का खेल है, इस प्रकार का वुसु जो
होता है ना, उस प्रकार का एक खेल होता है। विशु जो है ये त्यौहार है, केरल के त्यौहार अभी आया था आपका, और कौन सा आया था केरल का त्यौहार? त्रिशूर पूरम आया था ना, त्रिशूर पूरम त्यौहार केरल में होता है। केरल में ओणम त्यौहार होता है। केरल में ओट्टाकलू है ना, ओट्टाकलू पोंगल होता है। ओट्टाकलू पोंगल अगर आपसे कहेगा कहाँ होता है तो केरल में होता है, और खाली पोंगल कहाँ होता है तो तमिलनाडु में होता है। ओट्टाकलू पोंगल जो केरल में ओट्टाकलू भगवती मंदिर है वहां पर होता है। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे। असम में नव वर्ष को बिहू भी कहते हैं क्योंकि 3 बार होता है, मैंने बता दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में आएंगे तो नव वर्ष को आप यहाँ पे गुड़ी पाड़वा के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? गुड़ी पाड़वा, है ना। बिहार में आप चले जाएंगे तो बिहार में इसे क्या नाम से जानेंगे? शीतल के नाम से जानेंगे, जूर शीतल के नाम से जानेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जाएंगे तो इसे किस नाम से जानेंगे? नवरेह के नाम से जानेंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ नव वर्ष वाली बात कर रहा हूँ, है ना। इसके अलावा आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रिया है। तो आइस हॉकी में जो खिलाड़ी होते हैं ये 6 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी के अंदर फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, ये तीनों में आपकी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में, है ना भैया। क्रिकेट से लेटेस्ट वाला अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया आपके इसी एग्जाम में, 1983 में यानी इंडिया पहली बार विश्व कप कब जीता? 1983 में। फिर 2011 में जीता था कपिल देव और धोनी के कप्तानी में, एक बार इसके, एक बार इसके। इंडिया कितने बार फाइनल में गए हैं? 4 बार, मतलब 2 बार विनर रहा है और 2 बार आपका रनर अप भी रहा है। तो आने वाले समय में ये मेरी दिमाग की उपज कि भाई इंडिया कितने बार जो है रनर अप रहा है वर्ल्ड कप में, तो 2 बार, या फिर कितने बार फाइनल में गए हैं तो 4 बार। ध्यान रखेंगे। पूर्ण रूप से मेजबानी 2023 में मिला है इंडिया को कि भाई टोटल के टोटल मैच इंडिया के अंदर ही कराया गया। इससे पहले 2011 में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर मेजबानी किया गया था। ठीक है भाई, तो ये क्रिकेट से मैं हट के इधर आ जाता हूं। फुटबॉल में आपने फीफा को ध्यान रखना है। फीफा 2022 में कहां ऊपर हुआ था? कतर के अंदर हुआ था। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। उपविजेता कौन था? फ्रांस। आगामी फीफा कहां पे होगा? फीफा 2026 कहां पे होगा? फीफा 2026 यूएसए, है ना, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होंगे। तो ये तीनों कंबाइंड रूप से कराएंगे 2026 में। फीफा की स्थापना कब हुई? देखिए कितना भी लेट लगे बताऊंगा पूरा, ये मेरा वसूल है, मैं गद्दारी नहीं करूंगा आपसे। मैं जो जानता हूं मैं आपको बताऊंगा और वही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, फीफा ये आपका 1904 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा अभी महिला फीफा हुआ था 2023 में, तो ये ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था आपका महिला फीफा। कौन जीता है महिला फीफा? आप लोगों से डिमांड करता हूं क्योंकि सारा क्वेश्चन बता रखा हूं। अंडर 20 फीफा पिछले साल 2023 में अर्जेंटीना के अंदर हुआ था, होने वाला था इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन हुआ अर्जेंटीना के अंदर। इसके विजेता रहे थे उरुग्वे। कौन रहे थे? उरुग्वे पहले बार मेन वाला फीफा के विजेता भी है। अंडर 20 पहली बार जीता था। अब आते हैं आगे, इस पॉइंट पे आ जाता हूं फिर से। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9 और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। देखिए जो वॉलीबॉल की नेट होती है या फिर जो लेंथ की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, ये सब जरूर ध्यान रखें। जो नेट की ऊंचाई होती है जमीन लेवल से, ये महिला वाले वॉलीबॉल में 2.24 मीटर होती है और पुरुष वाले में 2.43 मीटर होता है। इस प्रकार से नेट लगा रहता है ना, झालर टाइप से, और 6 खिलाड़ी इधर रहते हैं और 6 खिलाड़ी इधर रहते हैं। हाथ से बॉल को मार के ये इसके घर, ये उसके घर। मुझे आज तक समझ में क्या होता है इस खेल में, क्यों क्या करते हैं। ठीक है भाई, है ना। मैं देखता रहता हूँ, नीचे खेलता रहता है। अब जो जिसको इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में हर चीज जानने की मतलब वो रखता हूँ। अब ये नहीं खेलता हूँ तो उतना नहीं समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी एग्जाम के लायक है उतना तो अपने को जानना है। तो ये जो अपने हाइट होती है ना, ये 2.24 मीटर और पुरुष वाले में 2.43 मीटर। ये जो वॉलीबॉल के जहाँ पे खेलते हैं लोग, उसकी लेंथ क्या होते हैं? तो आपका 18 मीटर और विड्थ कितने होते हैं? तो 9 मीटर। तो ये 2:1 में है। उसी प्रकार से एक बेस वॉलीबॉल होते हैं, बीच वॉलीबॉल होते हैं। ये बीच वॉलीबॉल क्या होता है? बीच आप समझते हैं, वो तो बीच होता है कि भाई डाइन को कहते हैं। एक बीच होता है लोग जहाँ पे जाके अपनी अच्छे समय स्पेंड करते हैं, तो वो जो बालू वाला बीच होता है वहां पे जो वॉलीबॉल होते हैं उसे बीच वॉलीबॉल कहा जाता है। उसके लेंथ 16 होते हैं और विड्थ जो है 8 होता है, फिर भी 2:1। तो ये बता दिया। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। देखिए कबड्डी में होते हैं 12 खिलाड़ी,
खिलाड़ी, लेकिन 7 खेल रहे होते हैं और 5 जो है रिजर्व कोटा में रहता है, लेकिन आपको आंसर देना है 7। इसके अलावा खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं खो खो में 9 खिलाड़ी, है ना। और आपका सॉफ्ट बॉल आता है, इसमें 16 खिलाड़ी, है ना, सॉफ्ट बॉल। और एक नेट बॉल भी है, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी। तो ये सभी के सभी जो खेल हैं, इसमें जो आपके कितने खिलाड़ी आते हैं ध्यान रखेंगे। तपन कुमार जो है पटनायक किस नृत्य से संबंधित है? तपन कुमार पटनायक छऊ नृत्य से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? छऊ नृत्य से हो जाएगा। पुरुलिया का छऊ, सरायकेला का छऊ और मयूरभंज का छऊ। छऊ अपने आप में 3 जगह किए जाने वाली भारत का अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अर्धशास्त्रीय नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भारत में किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो आप कहोगे सर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा मयूरभंज के छऊ में जो नकाब होता है, जो मुखौटा होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करी जाती है। अब यहाँ पे छऊ को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है चिन्हित किया है भारत के तरफ से। अब छऊ में कुछ कलाकार जिनको प्राइज दिया गया है, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी ये पेपर कटिंग दिखाया था। ये क्या है? अपने जो है पीडीएफ का जो बुक जो आपका अवार्ड और नृत्यांगना और नर्तक है उनसे संबंधित पीडीएफ है। तो टॉपिक वाइज करीब 20 टॉपिक में मैंने आपको वीडियो बना दिया हूँ। मुझे नहीं शौक है कि एग्जाम चल रहा है तभी वीडियो बनाऊँ, लोग ज्यादा देखेंगे, तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ दादा। मैं पहले ही रख दिया हूँ कि आप देख के जाओ, लेकिन बच्चे को क्या लगता है आधा घंटा पहले अपलोड किया है, जरूर कुछ अच्छी बात है, जरूर देखो 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 ये 5 महीना पहले क्या नहीं देखो। अरे भाई समझो, स्टैटिक्स जीके कभी पुराने नहीं होते। हाँ ये कुछ है कि जो आपका मैं आज कुल्लू खोल ही देता हूँ कि कहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। मैं पहले भी आपको बता रखा हूँ, जो संगीत नाटक अकादमी होता है, जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड होता है या फिर जो पद्म अवार्ड होता है, और आर्ट एंड कल्चर के व्यक्ति अगर इसमें पाते हैं अवार्ड, तो ये आपको आने वाले 1 से 1.5 साल तक एग्जाम में, है ना, मिनी करंट अफेयर, मिनी स्टैटिक्स मतलब सेमी कह सकते हैं कि आधा करंट आधा स्टैटिक्स के तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ लिए। और जो बहुत ये अभी बाद में पुराना हो जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। वो किससे जुड़ा है पूछा जाएगा। तो आप जो है जाके बेझिझक देखिए। ठीक है मेरे भाई। चलिए, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंगा है। कौन है? पुष्यमित्र शुंगा। मैंने आपको बताया था कि जब मौर्य वंश की जो आपका खत्मा हुआ तो उसके आने वाले जो शासक हुए वो किस समुदाय के हुए, ये क्वेश्चन आपके पीसीएस ने पूछा। उसमें दिया था भाई, है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इस प्रकार से दिया था। तो क्या कहोगे? ब्राह्मण कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे? ब्राह्मण कहोगे। ये ब्राह्मण थे ये सब। ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। इसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करे थे, है ना, पुरोहित, है ना। इसके अलावा भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को जब हराया तो किसके सहयोग से हराया? तो धनानंद को जो हराया था ये आपका इनमें सहायता किया था इनका चाणक्य। कौन किया था भाई? चाणक्य। चाणक्य का और नाम क्या है? कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। कौटिल्य का और नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम सेम आदमी का है। इसके अलावा अभिभावक कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, है ना, मददगार कहिए, जो भी कहिए, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है काफी सारा सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि वो धनानंद से एक वचनबद्ध थे कि मैं तुम्हें जो है संकुल विनाश कर दूंगा। ठीक है भाई। नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे? महापद्म नंद। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्ता और अंतिम शासक कौन? स्कंद गुप्त। एक क्वेश्चन आता है कि हुरुनों का आक्रमण या हुनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ? तो आप क्या कहोगे? स्कंद गुप्त के काल में। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि किस गुप्तकालीन शासक को, है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये भाई कहते हैं हम समुद्रगुप्त को। और एक क्वेश्चन और आता है कि किस गुप्तकालीन शासक ने सिक्का पे अपनी प्रतिमा बनवा रखा है? तो ये भी होगा समुद्रगुप्त। एक क्वेश्चन और आता है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन। एक क्वेश्चन और आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे जुड़ा हुआ था? तो ये भी था भैया समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ। एक क्वेश्चन और आता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है भाई। तो ये सब ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है कि विक्रमादित्य किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, यानी विक्रमादित्य उन्हें कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में फहियान भारत आया था। तो भाई क्वेश्चन की कोई ना लिमिट है और ना आंसर की लिमिट है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसे जरूर नोट कीजिएगा। कोई भी ऐसा एक भी बात नहीं बोल रहा हूं जो आपके एग्जाम में नहीं आते हो और ना आएंगे। ठीक है, फालतू की बात नहीं करता। इसके अलावा
हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, है ना। बिंबिसार कौन से धर्म को फॉलो करते थे, क्वेश्चन आया था, बौद्ध धर्म को, है ना। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। इसी वंश में कौन कौन हुए भाई, अजातशत्रु हुए, उदयन हुए, इसी वंश में, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, ठीक है भाई। तो ये हर्यक वंश थे और सब कोई क्या किया, अपने अपने पिताजी की हत्या करके बैठे, तो इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, BBI है, पूछता है एग्जामिनर। इसके अलावा वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभृत्यवर्धन, जिसमें हर्षवर्धन भी थे, है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का 1336 में। विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया, ऑप्शन है 4, 5, 6, 3, है ना। बताइएगा कौन है आंसर। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक नाम क्या, वास्तविक संस्थापक क्या था, इल्तुतमिश। गुलाम, ममलूक और इलवारी, ये तीनों गुलाम वंश को ही कहा जाता है। 1206 में स्थापना हुआ था, सल्तनत की स्थापना 1206 में, और कब तक चला था, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 तक चला था। बाबर ने फिर जो है मुगल वंश की स्थापना किया इंडिया के अंदर, और अंतिम शासक कौन हुए सल्तनत के, इब्राहिम लोदी, है ना भैया। तो ये ध्यान रखेंगे। गुल खिलातुम सलमलो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये गुलाम वंश के 5 शासक मतलब वंश है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हूं, बताइएगा विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से समानता के अधिकार में नहीं आता, 4 आर्टिकल दिए गए होंगे। अब मैं नहीं जानता कि कौन सा आर्टिकल दिया गया होगा, लेकिन मुझे अपने फैक्ट पे भरोसा है, मैंने जो बता दिया उसके बाहर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है भाई, इस स्लाइड में भी मैं कॉपी पेस्ट ही किया हूं, जैसे कि कल शाम या परसों भी देखे होंगे सेम चीज। 14 से 18 समानता का अधिकार है, तो ये 14 से 18 में जो इसका ओवरलैप करेगा या पहले रहेगा वो नहीं होगा समानता का अधिकार, सिंपली सी बात है भाई, इतने तो आप जानते ही हो ना, हमसे तो ज्यादा तेज तर्रार हो भाई, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी समानता के अधिकार में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर दिया हूँ, आर्टिकल 21 नहीं आएगा, हालांकि ये भी फंडामेंटल राइट है, और मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल जो 21 है, ये किसी भी सूरत में नहीं बदलती है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लगा हो, अन्य मौलिक अधिकार जो है आपको बदल जाता है ना। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में बेसिक अंतर यही है कि डीपीएसपी किसी भी सूरत में नहीं बदला करती, लेकिन मौसम का रुख देख के जो है फंडामेंटल राइट बदल जाता है, ठीक है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान का यहाँ पे ये गलती है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। 7वां अधिकार 1978 में हट गया था, है ना, संपत्ति के अधिकार और विधिक अधिकार बन गए थे। फिर से सुन लीजिए, 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हर चीज का तो एग्जाम्पल दिया हूं, क्या एग्जाम्पल नहीं दिया हूं बताइए ना, है ना। हर चीज का तो एग्जाम्पल देके समझाया हूं, कितनी दिन एक ही चीज को समझाऊं। मैंने फिर भी आपको बताया है कि भाई फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, है ना, ये तीनों ऐसा पॉलिटी की रीड है कि कोई भी जनरल कंपटीशन का एक सिंगल एग्जाम बता दो जहां कम से कम इन तीनों से एक क्वेश्चन ना आया हो। तीनों से नहीं मैं गारंटी, मतलब तीनों टॉपिक मिला कम से कम एक क्वेश्चन एग्जामिनर का जो है देना ही देना है। मौलिक कर्तव्य इसलिए हमसे ज्यादा पूछा जाता है कि ताकि हम नागरिक अपनी जो हमारा कर्तव्य है देश के प्रति उसको हम समझे, ठीक है, क्योंकि उसमें हर तरीके का बात को समावेशन किया गया है। चाहे तो आप सामाजिक लेवल पे भाईचारे की बात कर लो, देश हित के लिए देश की जो सामान है उसे प्रोटेक्शन की बात कर लो, सभी चीज दिया गया है, जीवों पर दया करने की बात कर लो, है ना। तो इसीलिए हमसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि जागरूक हो, ठीक है भाई। इसीलिए आपको याद दिलाता हूं, है ना, एसएससी जीडी 2022 में क्वेश्चन कॉमन करके रखा था कि भाई जो ये आपका, है ना, प्रेगनेंसी को टालने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु जागरूकता फैला रहा था एग्जामिनर, ठीक है भाई। ये सब समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 का अधिकार तय बता दिए थे। 23 में अलग है बलात्कार श्रम पे रोक, और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध्यान रखेंगे। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे नहीं लगाए जाते। 29-30 में ही मैं बताया था कि अल्पसंख्यक हित, मतलब उनके जो अपने धर्म के या फिर धर्म के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनको चलाने की छूट देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, मदरसा जो है ना, इस्लाम धर्म का जो है संकुल है या फिर गुरुकुल कहिए उनका, तो इन्हीं से आर्टिकल के अनुसार चलाए जाते हैं। ये सब समझ लीजिए इतना। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा माना है ना। और इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है इसी से जो है रीट जारी करते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट
साहब, इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है, मौलिक अधिकार के हनन या क्षरण होने पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। संपत्ति के अधिकार को बता दिया था, 78 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, 300 में रखा गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आज नया पूछा है, थोड़ा सा भास्ट में कहूंगा इनको, क्योंकि इतने गहराई में बच्चे पढ़ के जाते नहीं है, और मैंने भी इस क्वेश्चन को नहीं बताया था। जो नहीं बताया था नहीं बताया था, ठीक, सिंपल सी बात है, जो नहीं बताया नहीं बताया था, है ना। तो 2011 का जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोग 0.2% की कमी हुई है। हालांकि मैं ये जरूर बताया था कि किस धर्म के लोग कितने हैं, लेकिन मैं यहां तक नहीं सोच पाया कि ऐसे भी सोच सकता है वो, ठीक है। कहीं ना कहीं ज्यूरी 5 आदमी पे 1 आदमी कहां भारी पड़ेगा भाई, ठीक है, वो बहुत लोग मिलकर सोचते हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये सिख धर्म है ना, सिख धर्म में जो है 0.2% की आनुपातिक कमी आई थी। एक्चुअली इस लैंग्वेज थोड़ा सा गलत है, ये आनुपातिक कमी आई थी। ऐसा नहीं है कि भाई जो है, मान लीजिए इसमें मैं क्या बताऊं कि जैसे 100 आदमी है तो अब जो है ना कि भाई 99.8 आदमी हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसका तो घटना बोलते हैं कि भाई घट गया, ये घटा नहीं है, संख्या जरूर बढ़ा है ना, संख्या बढ़ा है, लेकिन जो पिछली वृद्धि थी ना उसके अकॉर्डिंग घटा है, इसे आनुपातिक बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, आदमी नहीं घटा है भैया, आदमी जहां तक बढ़ा है 10 साल में घटने की सवाल ही नहीं आती है। हाँ, एक नागालैंड ऐसा है कि ग्रोथ बढ़ा नहीं घट गया, लेकिन और सब बढ़ा है ना। तो आदमी नहीं घटा है, उसके रेशियो की जो मतलब आनुपातिक जो वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज में इतनी गिरावट आई है, ठीक है भाई। यहां पे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ था, मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, राउंड फिगर में चलते हैं। 96.96 करोड़ जो है आपका हिंदू आबादी, मैंने बताया था कि 80% से नीचे मारना, 79.8, है ना। इसके अलावा मुस्लिम 17.22, है ना। ईसाई 2.78 करोड़ था, जिसमें 2.3% आता है। सिख जो है 1.7% है, और आपका बौद्ध जो है 0.7% है। जैन जो है 0.4% है। ये सब है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो कोई और धर्म नहीं बताया, या फिर आप अन्य कह सकते हो, तो ये था बचा हुआ, ठीक है। इनके अलावा जो है 2021 में कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या के अनुपात में, अब यहाँ पे समझेंगे बात, 2011 में कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.7% अंक की गिरावट आई। तो क्या 2001 से 2011 में हिंदू की जनसंख्या कम गई? जी नहीं, जनसंख्या बढ़ा, लेकिन जो अनुपातिक वैल्यू है, बढ़ने की जो स्पीड थी, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, 0.7%। आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सिख की आबादी में 0.2 की कमी आई, बौद्ध की आबादी में 0.1 की कमी आई, मुस्लिम की आबादी में 0.8 इतना बढ़ा है, सबकी कमी आई थी में। इस्लाम धर्म में ये जो है 0.8% बढ़ गया है, तो इसको अलग से जरूर ध्यान रखें, है ना। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा, है ना, ईसाई और जैन के अनुपात में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं देखा गया था उस समय। इनके अलावा अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, तो ओरिजिनल रहा था 17.74, यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है। इसके अलावा हिंदू की समान रही थी 16.8%, मुस्लिम की 24.6%, ईसाई की 15.5%, सिख की 8.4%, बौद्ध के 6.1% और जैन के 5.4%। तो अगर इंडिया में मेजर रिलीजन के अनुसार हम ये फाइंड करें कि सबसे ज्यादा डेकेडिकल ग्रोथ और सबसे कम डेकेडिकल ग्रोथ किसके थे, तो सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में और सबसे कम जैन धर्म में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब मैं ये पूरा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर ने इसे छेड़ा है। मधुमक्खी के छत्ता को छेड़ दोगे तो या तो काटेगा, है ना, या आपको मधु मिलेगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, 48% महिला, 52% पुरुष, 32% के करीब शहरी आबादी, 68% के करीब ग्रामीण आबादी हुआ करता था, ठीक है। 17 तो बता दिए थे, ये सब बता दिया। अब लिंगानुपात आता है 943 होता है, आपका डेंसिटी 382 होता है। पुरुष साक्षरता, जिससे इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया, 82-14 होता है। महिला साक्षरता 65-46 होता है। सबसे अधिक जो है आपका जो बढ़ा था, यानी डेकेडिकल ग्रोथ में सबसे हाईएस्ट ये मेघालय का है ना। सबसे लोएस्ट नागालैंड का है ना। सबसे अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो केरला का है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरला का है। सबसे अधिक जो आपका यूटी में सेक्स रेशियो है, ये पुदुचेरी का है। और सबसे अधिक यूटी में पढ़ा लिखा लोग लक्षद्वीप में रहता है।
सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है। सबसे अधिक बेरोजगारी दर 2021 के दौरान किस राज्य की हो गई थी? तो हरियाणा की हो गई थी। कोरोना के मार से दुनिया बेरोजगारी से लड़े, लेकिन हरियाणा में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गया था, 37% तक पहुंच गया था। वैसे देश के 23 से 24% तक पहुंच गया था, और ये क्वेश्चन मैंने मौखिक रूप से बताया और आप पूछ भी लिया गया। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर तीव्रता में बता ही दिया। अब थोड़ा सा भैया, जो बच्चे आने वाले समय में फेज 11, 12 जो भी होता है, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, इतना याद भी नहीं रहता है कौन कौन से एग्जाम होते हैं, लेकिन ये पता है कि एसएससी की एग्जाम होते हैं। ठीक है, एसएससी की एग्जाम जो फेज वाली होती है, सीपीओ होती है, सीजीएल होती है, अरे मजाक कर रहा हूँ, मरते दम तक बोलूंगा क्या ये सब, सीजीएल होती है, एमटीएस होती है, जीडी होती है। अभी एसएससी जेई भी आने वाला है। एक बच्चा ने अभी गुजरात से मुझे फ़ोन किया था जेई के लिए, मैंने बोला भाई टेक्निकल क्वेश्चन 2-4 आएंगे, उनको छोड़ के बाद बाकी सभी मेरे कंटेंट से हो जाएंगे। तो अगर आप करते हो ना तो ये वाला ले लेना, 70 रुपये वाली 113 क्लास की हमारी क्लास नोट मिलेगी, पीडीएफ घंटों भर की क्लास की है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसी प्रकार का। साथ ही साथ आपको 20 टॉपिक वाइज मुफ्त मिलेंगे, इनके साथ दिया जाएगा, इनके फ्री है, इनके ये लेने पर ऑफर समझ लीजिए। और ये आपको मात्र 70 में दिया जाएगा। ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो बच्चे बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, सबके लिए पीडीएफ वाले हैं, मात्र 35 रुपये में आप जा सकते हैं, है ना। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अच्छा एक बात और, इतने अच्छे से बताता हूँ कि भाई मोबाइल नंबर है, नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, फिर भी फोन करके पूछेंगे कहाँ लेना है पीडीएफ। अरे सर आप पढ़े लिखे हो, आप तो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन एग्जाम में लिखा रहता है, एक ही क्लिक में समझ जाते हैं ना। अरे इसके अलावा नीति आयोग की वर्तमान सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। कल या परसों मैं आप ही लोगों से कमेंट के माध्यम से मैं पूछा था, बहुत बच्चे ने जवाब दिया, धन्यवाद। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के जगह पे 15 में हुआ था। WTO की स्थापना गेट के जगह पे 1995 में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन है। SBI की स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे 1955 में हुआ था, है ना। तो ये कुछ एक चीज जो रिप्लेस करता है चीजों को, ध्यान रखेंगे। फेरा का जगह लिया था फेमा, है ना, ये सब ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी आवास योजना का जगह लिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जगह लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो ये हो गया भैया। तो 2015 में स्थापना हुई। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब वर्तमान में कहाँ है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं 16वें वाले के। सीईओ कौन बनी थी? सिंधु श्री खुल्लर मैडम, पहली वाली और एकमात्र महिला है, फिर से कोई महिला नहीं बनी सीईओ। अरे गिनी चुनी 4-5 ही तो हुए हैं, देखो ये हुए हैं आपका सिंधु श्री खुल्लर हुए हैं, है ना, परमेश्वरम साहब हुए हैं, इनके अलावा अभी कौन बीवीआर सुब्रमण्यम साहब हुए हैं, एक अमिताभ साहब हुए, तो 4 ही तो हुए हैं। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्हें भी चुना गया है। इनके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में कौन होंगे? मोदी साहब होंगे, है ना। राजीव कुमार का स्थान लिया है उपाध्यक्ष साहब कौन है? सुमन कुमार बेरी साहब वर्तमान वाले, और वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ है जो परमेश्वरम साहब का स्थान लिए हैं। भारत में गरीबी के अनुपात लगाने के लिए जो नेशनल नमूना सर्वेक्षण होता है उनसे मदद लेकर नीति आयोग का टास्क फोर्स भी जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, इनके अलावा मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आया, सब दिन आते हैं मौलिक कर्तव्य। अब ये क्या ही बताऊं, 1976 में आया था, 10 प्रकार के आए थे, स्वर्ण समिति संस्था पे आए थे, 51A में रखा गया है और भाग 4A में रखा गया है ना। 11वां जो है आपका 2002 में आया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। बाद बाकी ये वाला जो स्लाइड है आपको कई बार दे दिया हूँ तो पढ़ ही लिए होंगे। हम चलते हैं आगे, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और मुझे भी ड्यूटी के लिए निकलना है भाई साहब। G20 2023 का बैठक कहाँ? दिल्ली में हुआ है। 2023 का बैठक में कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में हुआ है। अब ये पूछा था कि कहाँ पे हुआ है ना, भारत मंडपम में हुआ है, राजपथ पे हुआ है या फिर राष्ट्रपति भवन, ऐसा ही कुछ नाम देके हमको लग रहा है ऐसा पूछा था। ये क्वेश्चन में 90% है, ये 100% नहीं है ना, लेकिन G20 से क्वेश्चन है। तो ये आपका भारत की तरफ से शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। कुछ भी पूछा गया होगा इससे बाहर नहीं आएगा। अफ्रीकी यूनियन को जगह दिया गया 21वें सदस्य के रूप में। अफ्रीकी यूनियन में कितने सदस्य देश है? 55। G20 की आगामी बैठक जो होगी वो कहाँ पे होगी? ब्राजील के अंदर होगी। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। यह कैसे देशों का समूह है? विकासशील या अर्ध विकसित। G20 की जो विषय था इस बार का वसुधैव कुटुंबकम। G20 24 ब्राजील में होगी। ब्रिक्स का बैठक 23 में कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। 24 में कहाँ पे होना चाहिए? कायदे से ब्राजील में, लेकिन G20 के है ना, सॉरी ब्रिक्स की 2024 में बैठक रूस में होगी। ये नाम के अनुसार चलता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में हो गया तो ब्राजील में होना चाहिए, लेकिन नहीं करवा रहा है, रूस में होगा, है ना, होगा कोई। इनके अलावा खेरिया नृत्य किस राज्य से है? भैया खेरिया नृत्य हरियाणा से है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पूछे वाला जो नृत्य है ये लूर है। सबसे ज्यादा जो नृत्य पूछा जाता है हरियाणा का ये लूर नृत्य है, इसे ध्यान रखेंगे। जागोर नृत्य एक हरियाणा में, फाग नृत्य एक
हरियाणा में, गुगा नृत्य एक हरियाणा में। ये चारों ध्यान रखेंगे, हरियाणा को आया है तो आएगा। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य में गिद्धा, भंगड़ा, डफ है ना, और एक भांड भी लिख लीजिएगा पंजाब में, है ना। पंजाब में एक भांड भी होता है और एक पाथेर भांड होता है। पाथेर भांड जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का है और खाली भांड जो है पंजाब का है। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य में घूमर, गनगौर, कलबेलिया, छड़ी, चंग, 13 ताली। 13 ताली में राजस्थान ऑप्शन में रहेगा तो एमपी से काम चलाएंगे। उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य में गोटी पुआ, राना पा, छऊ। गोटी पुआ, राना पा, छऊ, ये सब ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य में यक्षगान, सुग्गी, कुनीता, करगा, हुटारी। ये सब क्वेश्चन है आपका कहाँ का, लोक नृत्य या कर्नाटक का। एक आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नहीं कोई बताया, लेकिन ये बोला आर्टिकल आया था, पूछा हाँ तो बोला हाँ। एक योजना आया था, बोला हाँ तो हाँ, ये क्वेश्चन आया था। और एक हिस्ट्री से और क्वेश्चन बता रहा था कि हिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है ना। एक तैराकी से जो है संबंधित शब्द आया है, तैराकी खेल से संबंधित शब्द आया है। तो ये 4 क्वेश्चन डिफिनिट नहीं हो पाए, बाद में कि आपके क्वेश्चन डिफिनिट थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर मिलेगा तो मैं इंक्लूड कर दूंगा आने वाले शिफ्ट में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके घर में जो भी पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको टुडे एग्जाम से जोड़िए, ताकि फैक्चुअल फैक्ट के साथ कम समय में अधिक तैयारी के साथ जो है एग्जाम उनका जो है मेरिट में नाम आए। और मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके काम के हो, इधर उधर की बात नहीं, और बहुत लेस पढ़ाता हूँ जी, ऐसा नहीं कि पूरे दिन लगे रहता हूँ, है ना। और मैं तो छोड़ दिया होता कब तक, ये तो आप लोगों का प्यार है। और ये आप लोग जब बोलते हो कि सर आई एम सिलेक्टेड, मैं यहाँ रिजल्ट हो गया, मैं वहाँ चला गया, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से, तो बड़ा जो वो खुशी होती है, उसी खुशी की तलाश में, है ना, ये टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आना ही पड़ता है। और आते ही रहेंगे अगर जिएंगे तो, है ना। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको हमारा कोई सा भी पेड PDF वाला जो बात कहा था अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके बात कर सकते हो।